हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। पेज इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 2 लेके हम आ चुके हैं। भाई इसका मतलब इससे पहले लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। सर क्या पढ़ा था लेक्चर 1 में, क्या पढ़ने वाले हम लेक्चर 2 में, एक बार जानना है? बिल्कुल जानना भाई, जानना जरूरी है, क्योंकि जो हम लेक्चर 1 पढ़ के आए उसके बाद ही तो कंटिन्यू करेंगे। तो भाई लेक्चर 1 में हमने जाना था फेज इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन पार्ट, साथ ही साथ जाना था सर फेज क्या होती है, फेज को हम पहचानेंगे कैसे, फेज को हम निकालेंगे कैसे। सर फेज को कैलकुलेट करना भी हमने बताया, फेज को हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने लेक्चर नंबर 1 में जानी थी। सर आज का हमारा मेन जो टॉपिक है उसका नाम है सर कंपोनेंट्स। जब भी आप फेज इक्विलिब्रियम की बात सुनते हो भाई हमारे दिमाग में 3 चीजें बहुत जल्दी आती हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, फिर तो हम पढ़ा ही रहे। भाई सुन लो, 3 नाम तो आने ही आने। कौन कौन से सर? फेज इक्विलिब्रियम में एक फेज, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहले लेक्चर में हम फेज जान चुके हैं, उसके बारे में पूरा पोस्टमार्टम कर चुके हैं। आज हम जानने वाले हैं कंपोनेंट्स, आने वाले लेक्चर में जानेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलिए आज हम बात करते हैं कंपोनेंट। सर होते क्या है? ये ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सर, सच बताएं तो बहुत सारे स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि सर कंपोनेंट को पहली बात तो पहचानना नहीं आ रहा हमें, सिस्टम में पहचान में आ भी जाए तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। सर आज मैं सारे के सारे कंसेप्ट आपको यहां पर समझा के जाऊंगा कि आप कंपोनेंट्स को पहचानोगे कैसे, इसका एक्चुअल मतलब क्या है, और इनको अगर कैलकुलेट करने की बारी आती है तो हम फटाक से बहुत आराम से इनको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा भाई कंपोनेंट्स एक्चुअल में होता क्या है। सर मैंने ना यहां पर एक डेफिनेशन लिख रखी है, जिनको इंग्लिश में जरूरत है वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, जिनको हिंदी में जरूरत है वो हिंदी में बोल ही रहा हूं भाई, है ना। तो देख लीजिए भाई कंपोनेंट्स के एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला मैंने? बोला है द मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। भाई आपके सिस्टम में कुछ ना कुछ तो मिलाया गया होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे भाई, जो भी सॉलिड है, लिक्विड है, जो भी अदर जो भी गैसेज है, जो भी चीज आपकी मिलाई है उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। ठीक है सर, मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कम से कम वो कॉन्स्टिट्यूएंट की संख्या सफिशिएंट फॉर द डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ ऑल द फेजेस ऑफ द सिस्टम। मतलब ये है भाई आपके सिस्टम में कंपोनेंट्स मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट मिलाए गए हैं, कोई ना कोई फेज बनाई गई है। अब उस फेज को एक्सप्लेन करने के लिए, उस फेज को बताने के लिए कम से कम जितने कॉन्स्टिट्यूएंट की जरूरत है भाई उसी को हम बोलते हैं कंपोनेंट। भाई उसी को हम बोलते हैं कंपोनेंट। दोबारा से सुन लीजिए सर क्या कहना चाह रहे हैं। भाई किसी भी फेज को, किसी भी सॉलिड फेज हो, लिक्विड फेज हो, गैसियस फेज हो, होमोजेनस होती है ना, तो किसी भी फेज को एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम जितने अवयवों की, जितने जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जरूरत होती है उनको हम बोलेंगे कंपोनेंट्स। मान लीजिए कोई भी होमोजेनस फेज बनी हुई है, अब उस फेज को एक्सप्लेन करने के लिए एक सब्स्टिट्यूएंट चाहिए, मतलब हम बोल सकते हैं सर इसका कंपोनेंट 1 होगा, 2 चाहिए 2 होगा, 3 चाहिए 3 होगा, 4 चाहिए 4 हो गए। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, चलिए यहां पर हम बात करते हैं। क्या बातें करते हैं भाई? इसको कंपोनेंट्स को एक बार इसको समझ लो, वापस से इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमारा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला भी होता है। हम फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करेंगे और बिना फॉर्मूले के भी कैलकुलेट करेंगे, दोनों से हम करने की कोशिश करते हैं। चलिए काम करते हैं, पहले हम फॉर्मूले लिख लेते हैं सर, पहले हम फॉर्मूले को लिख लेते हैं कि होता क्या है। अगर आपको कैलकुलेशन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालने हैं तो हम करेंगे सर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो बराबर होता है n माइनस आर के। किसके बराबर होता है सर? ये बराबर होता है हमारे लिए n माइनस आर के। आप कहेंगे सर ये n क्या है, आप कहेंगे सर ये r क्या है, आप कहेंगे सर ये सी क्या है। तो सबके बारे में एक बार जान लेते हैं, सबके बारे में एक बार जान लेते हैं कौन सी चीज क्या होती है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सर सी क्या है, हमें ये बता दीजिए। चलिए ठीक, सी की बात करें। सी इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। भाई किसी भी सिस्टम में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन ए सिस्टम, भाई किसी भी सिस्टम में कितने कंपोनेंट्स हैं
उन चीज को कौन बताएगा? हमारा सी। यही तो हमें निकालना है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालने हैं। अब चलो ठीक है सर, सी का तो हमको पता है, हमें बता दीजिए एन क्या होता है, हमें बता दीजिए आर क्या होता है। भाई एन क्या होता है, आर क्या होता है, सुन लीजिए, बड़े ही प्यार से ध्यान से समझना है, क्योंकि ये दोनों चीजें समझ में आएंगी तभी तो आप कंपोनेंट को निकाल सकते हो। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में करते हैं भाई, ना तो हमें ये पता चल पाता है सर एन कितने हैं, ना हमें ये पता चल पाता है सर आर कितने हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कौन सी चीज कितनी है। भाई अगर मैं बात करूं एन, एन एक ऐसा नंबर होता है सब्स्टिट्यूएंट का, एक ऐसा नंबर होता है जिनको हम सिस्टम से अलग कर सकते हैं, जिसको हम सिस्टम से अलग कर सकें, सेपरेट कर सकें, उसको हम बोलते हैं क्या? एन बोलेंगे। तो एन इजकल टू क्या हो जाएगा भाई? एन इजकल टू हो जाएगा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स that can be separated from the system। भाई जिनको हम सिस्टम से अलग कर सकें, जितने भी आपको दिखाई दे रहे, आपको लगता है मैं इसको अलग कर सकता हूं, इसको अलग कर सकता हूं, इसको अलग कर सकता हूं, सर जिनको आप अलग कर सकते हो उन सबको हम एन मानेंगे। क्या मानेंगे भाई? एन मानेंगे। इतना आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है सर। दूसरा क्या है? आर। सर आर क्या है? आर इज द रिलेशन है। आर क्या है हमारा? रिलेशन बिटवीन देम। मतलब जो आपके सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या है, मतलब कितने रिलेशन है, उसको आप क्या मानेंगे? आर मानेंगे। आप कहेंगे सर कुछ भी समझ में आ नहीं रहा है। हाँ, जितना बताया उतना पता है। सी को हम कंपोनेंट्स मानेंगे, भाई कंपोनेंट्स कितने हैं। एन हम वो संख्या है जिनको हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है सर। आर हमारा वो होता है उनके बीच का रिलेशन। कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए भाई हम एक काम करते हैं, इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए सर, आइस इक्विलिब्रियम में है वाटर के साथ, वाटर इक्विलिब्रियम में है वाटर वेपर के साथ। एक बार देखें इनके बीच में क्या होगा भाई? अगर मुझे निकालना है सर नंबर ऑफ कंपोनेंट, सर कैसे निकालूंगा भाई? नंबर ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू होता है सर एन माइनस आर के। यही होता है ना। हम कहेंगे सर बिल्कुल यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है सर। अगर मेरे को नंबर ऑफ कंपोनेंट निकालने हैं तो मुझे ऐसी चीज देखो जिनको मैं सिस्टम से अलग कर सकूं। भाई एक मतलब ये है, मेरे पास में एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में कोई मेरी आइस रखी हुई है लाइक दिस। ये क्या है? मेरा आइस रखा हुआ। वो आइस के साथ साथ में यहां पर कुछ ना कुछ वाटर भी होगा। यहां पर क्या होगा भाई? वाटर भी होगा, जो पिघला हुआ होगा, है ना, वाटर भी होगा। साथ ही साथ क्या है? वाटर वेपर। भाई यहां पर आपकी वाटर वेपर भी प्रेजेंट होंगे। आपने एक चीज तो देखी होगी भाई, अपने घर में पड़ोस में कहीं ना कहीं जैसे फंक्शन होता है, आप क्या लेके आते हो भाई? बर्फ लेके आए, बाहर से आइस लेके आए ना, कहीं पानी में डालना, तो हम उसको अगर रख दें एक जगह, तो आपने देखो सिल्ली लेके आते हैं, है ना, बर्फ लेके आते हैं, तो वहां से क्या होता है? वो सॉलिड फेज में होती है, आइस बोलते हैं उसको। वहीं पर सिल्ली जैसे पिघल रही होती है तो वहां नीचे वाटर होता है भाई, लिक्विड फेज में भी होती है। और वहीं से आपने देखा हो कुछ ना कुछ वेपर्स वहां से उठते हुए नजर आती हैं, आपको दिखाई देते होंगे, वो होती है वाटर वेपर। कहने का मतलब सर कोई सिस्टम है, वहां पर आइस भी है जो सॉलिड फेज में है, वाटर भी है जो लिक्विड फेज में है, और वाटर वेपर भी है जो आपकी गैस फेज में है। सर तीनों फेज आपस में क्या है? इक्विलिब्रियम में है। आपसे पूछा जाता है सर इस पूरे सिस्टम में कितने कंपोनेंट हैं जो इनकी फेज को एक्सप्लेन कर सकें, हम क्या कहेंगे सर? पहले तो ये बताओ कितनी चीजों को अलग कर सकते हो? क्या मैं आइस को अलग कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। वाटर को अलग कर सकता हूं? कर सकता हूं। वाटर वेपर को कर सकता हूं? कर सकता हूं। सर तीन फेज है, अलग अलग इनको कर सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होंगे जिनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, सर वो है हमारे पास तीन। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। यानी कि आइस है, वाटर वेपर है, तीन है, ठीक है सर। माइनस रिलेशन बिटवीन देम। भाई इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है? रिलेशन आपको देखना है, तो रिलेशन देखेंगे भाई। यहां पर देखो, आइस इक्विलिब्रियम में वाटर के साथ, तो यहां पर एक रिलेशन है, बिल्कुल सही है सर। वाटर
इक्विलिब्रियम में वाटर वेपर के साथ। यहां पर भी एक रिलेशन है, बिल्कुल है सर। कितने रिलेशन हो गए? 2 रिलेशन हो गए सर। 2 जगह इक्विलिब्रियम में है, तो अगर मैं 3 में से 2 को माइनस कर दूं तो भैया C की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास 1। मतलब सर एक ही कंपोनेंट है, एक ही कंपोनेंट है इस वाले सिस्टम में। ये हमने किससे निकाला? फॉर्मूले से। एक बार बिना फॉर्मूले के ट्राई करके देखें भाई। इधर आ जाइए। आइस का फॉर्मूला क्या होता है सर? H2O होता है सॉलिड फेज में। ये इक्विलिब्रियम में वाटर के साथ, वाटर का फॉर्मूला भी क्या हुआ? H2O लिक्विड फेज में। सर ये इक्विलिब्रियम में किसके साथ? वाटर वेपर। वाटर वेपर का भी फॉर्मूला H2O होगा गैस फेज में। भाई इसमें कितने कंपोनेंट है सर? एक ही तो कंपोनेंट है वाटर, मतलब H2O ही है। H2O सॉलिड फेज में तो आइस बोल दिया, लिक्विड फेज में वाटर बोल दिया, गैस फेज में वाटर वेपर बोल दिया। कंपोनेंट कितने? एक है, तो कंपोनेंट तो भैया एक ही आएगा, कंपोनेंट तो एक ही आएगा, कंपोनेंट तो एक ही आएगा, है एक ही कंपोनेंट आएगा ना। और हमने फॉर्मूले से भी निकाल लिया। सब्स्टिट्यूएंट कितने हुए भैया? सब्स्टिट्यूएंट हुए सर 1 2 3, सॉलिड लिक्विड गैस 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, रख दिया। रिलेशन कितना है? यहां पर एक इक्विलिब्रियम है, यहां पर एक इक्विलिब्रियम सर। 2 रिलेशन आए, माइनस क्या है? एक कंपोनेंट आ गया। आई होप आपको कंपोनेंट निकालना इस वाले एग्जांपल से समझ में आया होगा। कुछ और एग्जांपल करते हैं, बेहतरीन एग्जांपल करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करने हैं। चलिए भैया यहां पर देखिए सर, ये सल्फर है, ये हमारा रोम्बिक सल्फर है, ये हमारा मोनोक्लिनिक सल्फर है, ये लिक्विड सल्फर है, ये हमारा गैस सल्फर है। सर एक बार कंपोनेंट निकालना फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे सर? n-r चाहिए हमको कंपोनेंट निकालना। n की वैल्यू, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं सर? रोम्बिक सल्फर अलग टाइप का होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर अलग टाइप का होता है। 2 तो यही हो गए, एक लिक्विड में एक गैस में। तो कितने हो गए भाई सब्स्टिट्यूएंट? 4 हो गए सर। 4 हमको ले लेने हैं, माइनस इनके बीच रिलेशन आपको बड़े ही प्यार से आराम से नजर आ रहा होगा सर। इन दोनों के बीच एक इक्विलिब्रियम आ गया, इन दोनों के बीच रिलेशन आ गया, इन दोनों के बीच में भी एक कितने हैं भैया? 3 है। हम क्या करेंगे सर? 3 को यहां से माइनस कर देंगे, कंपोनेंट की संख्या आ जाएगी हमें 1। कंपोनेंट की संख्या आ जाएगी 1। भाई कम से कम उतने कंपोनेंट होता क्या? कंपोनेंट एक वह सब्स्टिट्यूएंट की संख्या होती है जो किसी फेज को एक्सप्लेन कर सके। भाई इन सभी फेज को एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम कंपोनेंट कितने चाहिए? 1। और उसका नाम क्या है? सल्फर। उसका नाम क्या है? सल्फर। पिछले वाले में इन सभी फेज को एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम जितने सब्स्टिट्यूएंट की जरूरत होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट। भाई इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए था हमको H2O। सर 1 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले एग्जांपल की। अगला हमारा CaCO3। CaCO3 भाई CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट आपका सॉलिड होता है, जब इक्विलिब्रियम में होता है। CaO आपका सॉलिड होता है, CO2 आपकी गैस होती है। भाई यहां पर सुन लीजिए, यहां सुन लीजिए, बहुत बढ़िया आपका एग्जांपल है ये। अगर आपका इस तरह से रिएक्शन आती है, अगर आपकी मान लीजिए रिएक्शन आती है, तो उस केस में आप नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं? सबसे ज्यादा गलती यहां से हो जाती है, सबसे ज्यादा गलती यहां से हो जाती है। अब आपसे कहा जाता है, अगर आपसे कहा जाता है जैसे सर मेरे को निकालना है कंपोनेंट, ठीक है ध्यान से सुन लेना भी, कंपोनेंट निकालना है तो C बराबर क्या हो जाएगा? n-r। यही तो होगा, बिल्कुल सही बात है सर। n क्या है? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट अलग टाइप का हो गया, CO अलग टाइप का हो गया, CO2 अलग टाइप का हो गया। सर सब्स्टिट्यूएंट कितने हमारे पास? 3 है सर। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है 3 हो गए सब्स्टिट्यूएंट। सर n की वैल्यू तो 3 होगी। रिलेशन सर, रिलेशन कितने? रिलेशन देखना एक बार। रिलेशन तो इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम का है, रिलेशन तो इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम का कितना है सर? 1 है। अगर मैं 3 में से 1 माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2। मतलब सर इसमें कंपोनेंट्स कितने आ रहे हैं? कंपोनेंट्स कितने आ रहे हैं सर? कंपोनेंट्स आ रहे हैं 2। कम से कम आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट चाहिए जो कि इसकी फेज को एक्सप्लेन कर सके। लेकिन कंफ्यूजन यहां पर क्या होता है? कंफ्यूजन सर ये हो जाता है, अगर मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं, ठीक है हाँ बात करते हैं, क्या करते हैं सर? मेरे को यहां पर दिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, CO2 है। सर यहाँ तो 3 कंपोनेंट है, आप बता रहे हो 2 कंपोनेंट चाहिए। भाई कंपोनेंट कितने इतने से मतलब नहीं। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कम से कम वो कॉन्स्टिट्यूएंट हमको चाहिए जो किसी भी फेज की कंपोजिशन को एक्सप्लेन कर सके, कम से कम। तो भाई यहां पर ये आपको कंफ्यूजन रहता है, सर यहां पर 2 क्यों चाहिए? क्योंकि देखो कैल्शियम कार्बोनेट तो है ये, जब आपको बोल दे कैल्शियम कार्बोनेट और CaO दे दिया जाए तो भाई CO2 तो वैसे साथ में बनना ही बनना है।
अगर आपसे बोल दिया जाए CaCO3 जो है CaO बना रहा है, तो ऑफिशियली सीधी सीधी बात है CO2 भी तो बनाएगा है। या फिर आपसे बोल दिया भाई CaCO3 के साथ में CO2 है, तो ऑफिशियली CaO उसके पास होगा। तो इन दोनों में से इसके साथ किसी को भी ले लो, तीसरा वाला तो उसके साथ ही रहेगा। तो कम से कम कितने लोग चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए? हमें 2 चाहिए। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा, इन दोनों में से किसी भी एक को आप ले सकते हो जो इसकी फेज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो भाई द मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दैट कैन बी एक्सप्लेन द मिनिमम नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं, दैट कैन बी एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ द फेज, उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा भैया? n-r। तो अगर आपको यहां से फॉर्मूलेस निकालना, सीधा सीधा निकाल सकते हो सर। 3 कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए, 3 रख दिए, रिलेशन अपने पास एक ही है, तो हमारे पास कितने आ गए भाई? 2 आ गए, जिनमें से एक कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा, दूसरा इन दोनों में से किसी को भी ले लो, तीसरा तो बनना ही है। ठीक है सर, अगले वाले एग्जांपल से समझते हैं। अगले वाला एग्जांपल कुछ इस टाइप से आ गया। भाई यहां पर जो होता है ना, 2 केस होते हैं सर, 2 केस होते हैं, और दोनों केस को बड़े प्यार से समझे। पहला केस क्या है भाई? पहला केस है सर, हमारे पास में मान लीजिए NH4Cl है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किस फेज में होगा सर? NH4Cl सॉलिड होगा, ठीक है। बनेगा क्या? हमारे पास NH3 बनता है, गैस बनता है, प्लस HCl बनेगा, क्या होता है? गैस होता है। लिक्विड नहीं बोलेंगे, HCl को लिक्विड नहीं बोलेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था HCl हमारा गैस होता है, वाटर के साथ मिलने के बाद वो हमारा लिक्विड बनता है ना, तो आप इसको लिक्विड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गैस बोलेंगे। ठीक है सर। अगर आपसे कहा जाता है, इस केस में आपसे कहा जाता है सर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होंगे, हमको फॉर्मूला पता है सर, C=n-r होता है, C=n-r होता है। सर n की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, n की वैल्यू कितने कॉन्स्टिट्यूएंट है भाई? NH4Cl एक हो गया, NH3 दूसरा हो गया, HCl तीसरा हो गया। सर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ गए, ठीक है। सर रिलेशन कितने हैं इनके बीच? एक ही दिख रहा है, एक ही दिख रहा है मेरे को, क्या है? इक्विलिब्रियम। सर रिलेशन एक है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए? कितने चाहिए भाई? 2 चाहिए। सर कितने चाहिए हमको? 2 चाहिए, 2 चाहिए। अब दूसरा केस जो इसमें मोस्टली पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल पर, वो आपको जानना है, वो आपको जानना है। दूसरा केस जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे हमसे पूछा जाता है, जिसमें हम मोस्टली गलती करके आते हैं, वो है हमारा केस नंबर 2। वो है हमारा केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या रहता सर? हमने कहा सर हमारे पास NH4Cl है, NH4Cl है सॉलिड फेज में, ठीक है सर। ये इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में है NH3 के साथ, जो कि हमारी गैस है, ठीक है, प्लस HCl के साथ, HCl के साथ, वो भी हमारी क्या है सर? वो भी हमारी गैस है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साथ में एक कंडीशन दे देते हैं। एक कंडीशन क्या दे देते हैं भाई? यहां पर जो प्रेशर NH3 का है, वही प्रेशर किसका होना चाहिए? HCl का होना चाहिए। जो प्रेशर NH3 का है, वही प्रेशर हमारा क्या? HCl। अगर इन दोनों का प्रेशर बराबर है, अब बताओ इसमें कितने कंपोनेंट चाहिए? अब बताइए इसमें कितने कंपोनेंट चाहिए? भाई सीधा सीधा बोलेंगे कंपोनेंट n-r। n की वैल्यू तो 3 हो ही गई भाई, r की वैल्यू यहां से आप 1 पुट नहीं करेंगे, r की वैल्यू यहां पर आप पुट करेंगे 2। सर 2 क्यों? एक तो इक्विलिब्रियम रिलेशन है ये, बिल्कुल है सर। दूसरा रिलेशन ये है, उन्होंने कंडीशन बता दी भाई इन दोनों का प्रेशर क्या है? बराबर। अगर बराबर नहीं है तो कोई कंडीशन है नहीं, कोई रिलेशन है नहीं, सीधा सीधा कंपोनेंट निकालेंगे। लेकिन अगर कोई कंडीशन दे दी जाती है, आप उसको एक रिलेशन के रूप में काउंट करोगे। यहां बोल दिए सर प्रेशर बराबर है, हमने उस कंडीशन को उठाया, रिलेशन के साथ जोड़ा, अब रिलेशन हो गए 2, हम यहां से कंपोनेंट निकाल देंगे 1। सर इस केस में इसके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो जाएंगे 1। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब कुछ और एग्जांपल्स के साथ इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास वाटर सॉलिड है सर, सॉरी आई से मतलब सॉलिड फॉर्म में H2O है, लिक्विड फॉर्म में H2O है। हमको निकालना है सर कंपोनेंट, क्या फॉर्मूला होता है? n-r। कितने कॉन्स्टिट्यूएंट है? 1 और 1 2 है सर, 2 है। रिलेशन कितना है सर? एक इक्विलिब्रियम का 1 ही है। कंपोनेंट कितना होगा? 1 हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। सीधा सीधा सेम कहानी यहां बात करेंगे। कंपोनेंट इक्वल टू n-r। सर n की वैल्यू कितने कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए? 2। रिलेशन मतलब एक इक्विलिब्रियम है, कितना आ जाएगा सर? कंपोनेंट की वैल्यू 1। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक अगले वाले में आते हैं।
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। यहां पर भी गलती करने के चांसेस होते हैं भाई। एक चीज ध्यान रखनी है, एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपके क्वेश्चन में आ गए आइंस, अगर आपके क्वेश्चंस में आ गए आइंस, तो यहां पर आपको याद रखना है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। भाई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है, मतलब ये होता है कि फेज आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, तो एक कंडीशन सॉरी हाँ, तो भाई अगर आपके आयंस आ जाते हैं तो वहां पर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है। वहां पर एक कंडीशन आपको अपनी तरफ से रखनी है आयंस के केस में। सर मेरे पास में बोला गया है, मेरे पास कोई सिस्टम है, ठीक है सर, वहां पर NaCl भी है, Na+ भी है, Cl- भी है, H2O लिक्विड भी है, H2O गैस भी है। अब मुझे बता दीजिए इसमें कितने कंपोनेंट होंगे। भाई आप इसको बड़े ही प्यार से आराम से बता सकते हो, सर कंपोनेंट बराबर होता है N-R, हमको पता है सर, ठीक है। N क्या होता है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। कितने हो गए सर, 1 2 3 4 5, 5 हो गए सर, ठीक है। माइनस रिलेशन, रिलेशन तो सर हमको पता ही नहीं, रिलेशन तो हमको पता ही नहीं, यहां तो कुछ दिया ही नहीं। भाई एक चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए सर, NaCl जो होगा, NaCl जो होगा वो क्या देगा आपको, Na+ और Cl- देगा या नहीं देगा, बिल्कुल देगा सर, ऑफिशियली कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दूसरा रिलेशन आपका ये रहेगा कि जो आपके पास H2O है जो लिक्विड फॉर्म में है वो भी इक्विलिब्रियम में होगा H2O किसके, गैस फेज के, H2O किसके, गैस फेज के। सर रिलेशन कितने हुए, कंपोनेंट्स तो कॉन्स्टिट्यूएंट तो मेरे पास हो गए 5, कितना रिलेशन कितने हुए सर, एक इक्विलिब्रियम इस NaCl और इनके आयंस के बीच में होगा सर, एक हो गया, प्लस दूसरा इक्विलिब्रियम आपके H2 लिक्विड और H2 गैस के बीच में हो गया, दूसरा हो गया सर। इसके साथ क्योंकि आयंस आए हैं, क्योंकि आयंस आए हैं तो इसमें फैक्टर होता है हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का, जिसका एक रिलेशन और ऐड हो जाएगा। तो कितने हो गए हमारे 3, तो सर यहां पर हम रख देंगे R की वैल्यू 3। सो यहां से कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। मतलब सर मतलब ये है कि इस पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, इस पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो कंपोनेंट की जरूरत है, एक NaCl ले लो, दूसरा H2O ले लो, बस खत्म कहानी। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ रही होगी। एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसको करते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को यहीं पर विराम करेंगे ना। चलिए भाई यहां पर हम बात करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन और दे दिया आपको, यहां पर दिखाई दे रहे होंगे भाई। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट्स काउंट करने हैं। सर देखो, नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट माइनस रिलेशन N-R, ठीक है सर। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज इक्वल टू कितने कॉन्स्टिट्यूएंट है सर, NaCl 1 हो गया, KCl 2 हो गए, Na+ 3 4 5 6 7, सर 7 हो गए, 7 हो गए नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है सर, हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। R और बताइए R क्या है, R मतलब रिलेशन। सर रिलेशन तो हमें निकालना पड़ेगा ना, रिलेशन कैसे निकालेंगे सर, मेरे पास NaCl है, जाहिर सी बात है यहाँ पर Na+ भी है, Cl- भी, तो ये इक्विलिब्रियम में होंगे किसके साथ, Na+ और Cl- के साथ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सर KCl भी तो दे रखा है, बिल्कुल, और यहां पर भी मेरे को दिखाई दे रहा है बड़े ही प्यार से सर K+ भी है, Cl- भी है, तो यहां पर K+ और Cl- के साथ इक्विलिब्रियम में हो। और क्या दिखाई दे रहा है सर, और मेरे को दिखाई दे रहा है H2 जो किस फेज में है, लिक्विड फेज में है, और दूसरा दिखाई दे रहा है मेरे को H2 जो किस फेज में है, गैस फेज में। सर ये भी इक्विलिब्रियम में हो। सर रिलेशन कितने हो गए, 1 2 3, सर 3 हो गए, नहीं, क्योंकि यहां पर आ रहे आयंस, यहां पर आ रहे आयंस, तो हमारा फैक्टर कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है ना। तो भाई एक फैक्टर वहां, रिलेशन वहां का जुड़ जाएगा, तो यह कोई 1 2 3 और 1 4, तो 4 हो गए ना हमारे पास, 4 हो गए सर, रिलेशन हो गए हमारे पास 4। देखिए यहां पर 4 रखेंगे, C इक्वल टू कितना, 7 - 4 3 आ जाएगा। सर 3 कंपोनेंट चाहिए,
इस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मिनिमम कितने चाहिए भाई? 3 चाहिए। NaCl ले लो, KCl ले लो, H2 ले लो, खत्म कहानी। सर ये होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। क्या होते हैं, उनको कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला कैसे फिट करते हैं, आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो। अभी हम क्या करने वाले हैं भाई, लेक्चर नंबर 2 हमारा हो चुका है। लेक्चर नंबर 3 में आपसे मिलने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। भाई आपका काम आपको पता होगा, मैं आपको बार बार बोलूं, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके पास, व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फिर आपके पास फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है, जहां पर भी आपको पढ़ने वाले बच्चे दिखते हैं जिनको इन चीजों की आवश्यकता है, भाई वहां पर शेयर कर दीजिए और इस कंटेंट को वहां तक पहुंचाइए जहां तक इसको आवश्यकता है। चलिए भाई इस क्लास को यहीं बंद करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।